गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, टुडे जो हम टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे वो है कंसीडरेशन। हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं जल्दी से एक ब्रीफ थ्रू कर देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट में देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी फ्री कंडीशंस, देयर मस्ट बी लीगल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लीगल परफॉर्मेंस, and there must be offer and acceptance. Till offer and acceptance we have completed. Now moving towards topic number 3, that is consideration. Consideration का मतलब होता है कि जब हमने एक इंसान के लिए कुछ करा है तो इन रिवर्स हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग हैं, देयर मस्ट बी आ 2 पार्टीज, और दोनों पार्टीज कैसी होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, एंड द एज शुड बी एवर 18। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है लॉ का, जहां पे हम कुछ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द पार्टीज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वैल्यू ऐसी हो जो हमको अप्रिशिएट करे। तो जनरली मनी या फिर वैल्यू ऑफ मनी में ही चीज़ें होती हैं। हम किसी से ये नहीं कह सकते कि हम आपको बदले में कुछ ऐसा देंगे जिससे आपका डिप्रिसिएशन हो। डन। फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन नॉट से लाइक दिस कि आप मेरे लिए इतना काम करके दे दीजिए, इन रिवर्स मैं आपको 2 किलो एप्पल्स ला के दूंगा। मनी या वैल्यू ऑफ मनी में ही चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, अगर वो एप्पल है और वो सेल हो सकता है, उसका कोई सेल प्राइस है और वो कोई ट्रेडर है, देन दैट इज अ सेकेंड टाइप। नेक्स्ट में आ जाते हैं कैसी चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मनी, गुड्स, सर्विसेज एंड प्रॉमिसेस। आगे चलते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर वे। अब व्हाट आर द पर्टिकुलर वेज? द फर्स्ट वे इज एसेंशियल conditions. Yeah, essential elements. These are the necessary to form a valid contract. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि बेसिकली वी आर हैविंग अ 5 essential elements to form a contract. पार्टीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी अ समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न। यही वो चीज कह रहा था अभी डेफिनेशन में कि कुछ ऐसा हो या तो जिसकी वैल्यू हो या फिर डायरेक्ट मनी भी हो सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, कि हमने आपके लिए कुछ करा और बदले में आपने हमसे ये चीज ली। जैसे मैंने आपसे जमीन खरीदी तो मुझे क्या मिला? लैंड एक्विजिशन। उसके बदले में जो भी लैंड एक्विजिशन की वैल्यू थी वो किसे मिल गई है? वो आपको मिल गई है। तो दैट इज कंसिडरेशन, और वी कैन से एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टॉपिक, दैट इज लीगल बेनिफिट्स। व्हाट डज अ लीगल बेनिफिट सेज? द प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस करा, एंड द प्रोमिसी, जिससे कि प्रॉमिस बनाया गया, जो दूसरी पार्टी है। ठीक, वहां पे किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि सामने वाले पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कोई फॉरबिडन कॉन्ट्रैक्ट में बने। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हैं हम एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, दे मस्ट बी लीगल, नॉट नेसेसरली एडुकेट। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज या वैल्यू जो कि कानून की निगाह में गलत है, उस पे हमें कुछ भी बार्गेन नहीं करना है। हमें हर चीजें वैसी ही करनी है जो कि कानून की निगाह में बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए, इसने इस चीज को अलग से लिखा भी है, द आईज ऑफ लॉ। मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेशन या वैल्यू ऑफ एक्सचेंज अलग अलग होती है। जैसे अगर आपने लैंड एक्वायर करा है तो लैंड में वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। आपने किसी से कार परचेज करी है तो वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आपने ये कहा है कि यार आज तुम मेरे घर रात में रुक जाओ और मेरे घर में कोई नहीं है, तो देयर मस्ट बी समवन जो मेरे घर में आज स्टे कर ले। ना व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? यू आर एक्सपेक्टिंग अ लैक ऑफ रुपीज इन रिटर्न? ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक अच्छा नाइट स्टे मिल जाएगा, वो आपके सोने की अच्छे से व्यवस्था करके जाएगा, घर की कीज आपको दे जाएगा, दैट्स इट। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैंने एक फ्रेंडली जेस्चर में आज किसी के घर के लिए केयर टेकिंग का काम करा है तो वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। तो दैट इज नॉट एन जेन्युइन पीस ऑफ एडवाइस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज द एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। हमें ऐसा क्या क्या करना है जिससे हमें ये पता चलता रहे कि कंसिडरेशन वैलिड है। पहला पॉइंट है बार्गेन फॉर द एक्सचेंज। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें इनिशियली ही आप डिसाइड कर लीजिए
कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बदले में क्या चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी लॉयर के पास गए, आपने कहा सर आप मेरा ये केस लड़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो आपने उनकी फीस पूछ ली कि सर क्या फीस है, तो उन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर फीस आपको बता दी। कहीं कहीं पे हम इन फ्यू केसेस हम ये देखते हैं कि बार्गेन फॉर एक्सचेंज इज ऑलरेडी मेंशन्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे पर्चा लगवाते हैं, आप उससे क्या करते हैं, एक बुकिंग अमाउंट पे करते हैं, आपको पता होता है दैट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड कि 600 रुपीज है और 500 रुपीज है। तो बार्गेन फॉर एक्सचेंज इट समटाइम इज ऑलरेडी डिफाइंड, or in many of the cases if it is not defined then you may define it in the contract. Next, legal values. Legal values means it include money, services, promises and the promise from the retaining from acting. कि जितना भी आप करेंगे वो सब लीगल ही होना चाहिए। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तुम्हें इसके बदले में ड्रग्स दे देता हूँ, क्योंकि ड्रग्स भी तो बिक सकती है, उसके बदले में भी तो रुपीस मिल सकता है। लेकिन ड्रग्स क्या लीगल एलिमेंट है? ड्रग्स लीगल एलिमेंट नहीं है। हाँ, आप कुछ और दे सकते हैं रिटर्न में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ये कहा कि आई एम हैविंग अ बाइक टुडे और मुझे वो बाइक कहीं ले जानी है, तो आप बदले में आज मेरी स्कूटी रख लीजिए। अगर आपको कहीं जाना होगा तो आप मेरी स्कूटी का यूज कर लीजिएगा। और यू कैन से कि मेरे पास ऐसी कार नहीं है जो यहाँ से दिल्ली जा सकती है, तो आप अपनी कार आज मुझे दे दीजिए और आप मेरी कार की कीज रख लीजिए। अगर आपको कहीं लोकल में जाना होगा देन यू कैन टेक माई कार फॉर टुडे। So this is a very simple example. For this, benefit to the promisee. Benefit to the promisee means the legal benefit the parties to whom promise is made or the value or the gain rights as a result of the contract. क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा है कि there must be the two parties, the promiser and the promisee. एक वो है जो प्रॉमिस करता है और दूसरा वो है जिसके लिए प्रॉमिस किया जाता है। तो दोनों ही चीजें कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए और दोनों का ही क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही को बेनिफिट हो और दूसरी पार्टी को पूरा क्या हो रहा हो? नुकसान। तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। फिर तो हम ये मान लेंगे कि वो कोर्जन का भी केस हो सकता है, वो अनडू इन्फ्लुएंस का भी केस हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का केस हो। क्योंकि अगर दो लोग आपसी इच्छा से एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो देयर मस्ट बी बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज। Now moving towards the fifth point. What the fifth point says, that is the mutuality of the obligation. Obligation जो एक शब्द है उसका मतलब है कि जो मेरी निर्धारित ड्यूटी है वो मैं करूंगी और जो आपकी निर्धारित ड्यूटी है वो आप करेंगे। यहाँ पे दो पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, इन्होंने म्यूचुअली एक दूसरे से क्या करा है? प्रॉमिस करा है कि हम ये प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली एग्रीमेंट और प्रॉमिस वाले वर्ड्स ही आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता है। इनिशियली या तो हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं या फिर हम एक दूसरे से पहले एग्रीमेंट की बात करते हैं। जब इनका एक लीगल रूप होता है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशंस में हम हमेशा देखते हैं कि या तो एग्रीमेंट वर्ड का बहुत ज्यादा यूज है या फिर प्रॉमिस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे भी यही लिखा है, बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल प्रॉमिस, और म्यूचुअल प्रॉमिस को ही ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्लिगेशन, जहां पे हर एक पार्टी कुछ अपना कंसिडरेशन लेगी और जब वो काम कर देगी तो उसको बदले में भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में ही मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मिलेगा दैट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये अब हमने सारे एग्जाम्पल्स में देख लिया है कि दे मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। Now moving towards the next heading, इसी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल अभी हम करके देखते हैं ना। कॉन्टिन्यूइंग विद द केस, केस किस चीज का है हमारे पास? म्यूचुअल प्रॉमिस, और म्यूचुअल प्रॉमिस को ही हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। अब हम केस ध्यान से पढ़ते हैं। केस क्या कहता है कि एक अंकल थे, इन्होंने प्रॉमिस करा कि वो अपने नेफ्यू को पैसे देंगे, अ सम ऑफ मनी। सम ऑफ मीन्स मनी, कि कुछ पैसे वो उन्हें देंगे। क्यों देंगे? If nephew refrain from drinking, smoking and gambling till he reach the age of 21, अगर वो जब तक 21 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता है तब तक वो इनमें से कोई काम ना करे। अब नेफ्यू एग्री है और उसने क्या कहा है कि वो इसके लिए बाद में बात करेगा।
अब इसके लिए वैलिड कंसिडरेशन है, तो उन्होंने बात करी और इस बेसिस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, क्योंकि इसमें अंकल का भी फायदा है कि उनका बच्चा अच्छे से चल रहा है और बच्चे का भी फायदा है कि वो कोई भी बुरी आदत को अभी अडॉप्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं जो कि एक शिप में है, जहाँ पे एक कैप्टन है जो कि अपनी ड्यूटीज को हैंड ओवर करता है किसी दूसरे को। अब वो जो वेजेस है एक्स्ट्रा वो कहाँ करता है, कहता है कि जिसने एडिशनल काम करा है हम उसको ये चीज भी दे सकते हैं। तो कोर्ट उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि जिसने एडिशनल काम करा है उसी को आप एक्स्ट्रा वेजेस भी दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। ये हम ये भी देखते हैं कि पहले जब लेबर्स काम करते थे तो वो ओवर टाइम करते थे। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता है, लेकिन एक टाइम पे लेबर एक्ट में और फैक्ट्री एक्ट में हमने ये चीज़ बहुत देखी है कि ओवर टाइम भी बहुत ज़्यादा चलता था। तो क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने ओवर टाइम करा और उसने उसका बेनिफिट भी ले लिया, उसने प्रोडक्शन ज़्यादा करा और उसके बदले में उसका बेनिफिट भी ले लिया। आज बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप सेल्स टारगेट से ज़्यादा करते हैं तो आपको कुछ कमीशन मिलता है, पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, या आप ये कह सकते हैं आपको एक फॉरेन ट्रिप मिल गई, आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया। फॉर एन एग्जाम्पल LIC ऑफिसर्स होते हैं, LIC ऑफिसर्स ने जितनी LICs करी क्या मिलता है उनको, हर LIC का कुछ ना कुछ कमीशन एडिशनल मिलता है। तो जिसने काम करा बेनिफिट एग्जैक्टली उसी को, तभी क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट। कंपनी को क्या बेनिफिट है, उनका टारगेट हो रहा है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, उसको कमीशन मिल रहा है। तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होगी, दोनों लोग ग्रो करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। जहाँ पे सिर्फ एक को बेनिफिट होगा, इसी एग्जाम्पल को रिवर्स कर लीजिए। मान लीजिए कि LIC में जो एक बंदा है X, वो दिन रात काम कर रहा है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसको इसका जो एक्स्ट्रा काम है उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। नाउ व्हाट ही फील्स लाइक डीमोटिवेटेड। कुछ टाइम बाद वो अच्छा कर रहा था लेकिन वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस क्या कर देगा, अपनी डाउन कर देगा। अब क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। एक टाइम बाद कंपनी अपने सारे अच्छे एम्प्लॉयज क्या करेगी, खो देगी। इसीलिए जब म्यूचुअल बेनिफिट होता है तो दोनों पार्टीज ग्रो करती हैं। जब सिंगल बेनिफिट होता है तो कुछ स्टेज तक तो कंपनी ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद दोनों का ही डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट, दैट इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले बेसिक से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कहीं जा रहे थे और आपका बैग कार में या स्टेशन पे या रेलवे पे या छूट गया। अब क्या होगा, आपका बैग किसी थर्ड पार्टी को मिला, ना वो उसका होल्डर है और ना ही वो आपको जानता है। लेकिन मॉरल ड्यूटी एक स्ट्रेंजर की क्या है कि उसमें अगर आई कार्ड है तो वो उसके बेसिस पे आपको ढूंढे। इफ यू आर इन कॉलेज एंड यू हैव सीन कि किसी की कार की कीज गिर गई हैं, तो क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए उस कीज का मालिक कौन है, आप हैं। आपको क्या करना है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उन जो कीज हैं उसके रियल ओनर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, दैट इज ट्रू। कहाँ से कैसे आएगी और क्या कंडीशंस होंगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। द फर्स्ट थिंग इज इंटेंशन टू बेनिफिट द स्ट्रेंजर। कभी भी अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो मेरी इंटेंशन हमेशा ये होनी चाहिए कि इस थर्ड पार्टी का भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, इसका कोई नुकसान ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी कोई चीज़ खो गई है, आपने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में कंप्लेन करी और आपने कहा कि इसकी बहुत वैल्यू है, अगर ये मुझे वापस मिल गई तो इसका 10% मैं उसे भी दूंगा जिसने ये ढूंढ के मुझे वापस करी है। अब जिसने ढूंढी उसका भी कुछ बेनिफिट है और आपको भी आपकी चीज वापस मिल गई। थर्ड कंडीशन हम देख सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक कोरियर आया, कोरियर आपने मंगाया मिंत्रा से, तो कौन से दो लोग हैं जिनके बीच में डायरेक्ट ऑर्डर है, आपके और मिंत्रा के बीच में। कोरियर पर्सन इज ऑलवेज द थर्ड पार्टी जो कि आपका कोरियर का पार्ट फुलफिल कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ मिंत्रा और वो आपके घर उसको डिलीवर कर रही है। अब अगर कोई ऐसा एजेंट है जो मिंत्रा के सारे कोरियर्स अच्छे से क्या करता है, डिलीवर करता है, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर करता है, कस्टमर्स को बहुत खुश रख रहा है, तो मिंत्रा को क्या करना चाहिए, मिंत्रा को ऐसे एजेंट्स की कुछ कमीशन या कुछ पर्क्स देने
चाहिए। तो कभी कभी जो थर्ड पार्टी होती है वो नोन हो सकती है, जैसे मिंत्रा वाले एग्जाम्पल में क्या थी, नोन थी, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, अननोन है। फाउंडर ऑफ द कीज क्या होगा, अननोन होगा। आपको नहीं पता ना, यू डोंट नो कि कौन आपकी कीज उठाएगा और आप तक लाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर एंड द नोन पर्सन। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट्स, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि जिसका थर्ड पार्टी है उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं और उसके क्या क्या राइट्स हैं। इसको हम एक सरल भाषा में समझ सकते हैं, ड्यूटीज एंड राइट्स। ठीक, अब वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये चीजें मेंशन होंगी, बेनिफिट क्या होगा ये भी ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। थर्ड, इन्फोर्सिबिलिटी टू द राइट्स, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी टू द राइट्स का मतलब है कि जितने भी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करा है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड कंडीशंस और लिमिटेशंस ऑन द राइट शुड बी क्लियरली एक्यूमुलेटेड। मींस कि जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उनके बारे में हम सबको पहले से पता होना चाहिए और उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज भी उन्हें पता होनी चाहिए। कंसेंट ऑफ द स्ट्रेंजर, वाइल नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये हमेशा जरूरी तो नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कौन है, स्ट्रेंजर। Obtaining the consent of the stranger to the contract can help mitigate potential dispute or challenges regarding their involvement or the rights. जरूरी तो नहीं लेकिन अगर हो तो बहुत बेहतर है। फिफ्थ पॉइंट, लीगल कंसिडरेशन। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें लीगल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होती हैं, कंसिडरेशन पहले से डिफाइंड होता है। कॉमन लॉ जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो थर्ड पार्टी के लिए यूज होता है वो हर जगह वैसे ही यूज होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल ही आपका किसका है, लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल, ये रहा। क्लियर, अब इस एग्जाम्पल को एक नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करके देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट आता है आपके पास, गवर्नमेंट बॉडी नहीं आती है। वो आपको बताता है कि इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका क्या इंस्टॉलमेंट जाएगा, एंड यू आर एग्री विद दैट। अब वो कोई बंदा है जिसे आप धीरे से जानते हैं, आपने LIC ऑफिस में फ़ोन करा, आपने कहा आई वॉन्ट टू हैव एन इंश्योरेंस, मेरी ये एज है। उन्होंने आपके पास एक आदमी को भेजा कि सर इसका ये नाम है, इसका ये टेलीफोनिक नंबर है, एंड ही विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक, मीन टाइम जब वो आता है तब आप उसके बिहाफ से क्या करते हैं, पसंद आ गया तो आपको, आप LIC से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए LIC एजेंट का नाम है इसमें, क्योंकि LIC नहीं आई आपके पास, एक एजेंट आया। एजेंट आपको पहले नहीं पता था, लेकिन जब आपके पास प्रोफाइल आई तो आपने स्ट्रेंजर के बारे में जान लिया। आपने जान लिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट फिर किससे करा, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा LIC ऑफिस से। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ राइट्स। A contract may include provision allowing one party to assign the rights or the obligation to the third party, जैसे कि लीज एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर किराएदार, टेनेंट्स। ठीक, जहां पे आप उन लोगों को ये बता देते हैं कि आपके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या है। क्लियर टू एवरीवन? एक जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं, फिर इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया है, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। दीज 2 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन में जहां पे हमें ये पता चलता है वैल्यू और वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड कोई चीज हमको मिलती है जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ये जो 5 पॉइंट्स थे आपके 1 2 3 4 5, ये कौन से पॉइंट्स हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स कंडीशंस कौन कौन है जब कोई दो लोग कंसिडरेशन की बात करते हैं। फिर कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, दोनों लोग लॉफुल होने चाहिए, सारी चीजें लॉफुल होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं, उसके लिए ये एसेंशियल चीजें हैं। तो पहले कंसिडरेशन पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ लिया कि वैलिड कंसिडरेशन क्या होता है। फिर हमने ये चीज डिस्कस करी कि अगर थर्ड पार्टी आ जाएगी तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो वो ये रिक्वायरमेंट रही कि थर्ड पार्टी की क्या क्या चीजें होती हैं, और जब थर्ड पार्टी आती है तो कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आना शुरू होते हैं।
अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे, वो हमने भी डिस्कस करे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के। एंड फिर उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, ये कह रहे हैं कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के हो सकता है। अब बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 कि एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमारे पास एक ही कंडीशन है कि देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, क्योंकि ये हमने डिस्कस करा है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हो सकता है कि एक ही पार्टी का बेनिफिट हो, और अगर एक ही पार्टी का बेनिफिट है तो कोर्जन तो नहीं है, अनडू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज एंड देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो अब हमें ये समझ में आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है, कि वो एग्रीमेंट है जहां पे हम ये प्रॉमिस करते हैं कि ये काम हम आपको करके तो देंगे, लेकिन इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो शुरू से ही गलत है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी अगर है तो फिर उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल होनी चाहिए, जैसे कि दो लोगों की शादी हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपको पता ही है आज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हर किसी को अपनी शादी को नोटिफाई कराना पड़ता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो मान के चलिए कि दो पार्टीज हैं जहां पे उन लोगों ने मैरिज करी, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, और उसमें आने के बाद क्या हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज नहीं पता है? मदर लव, मदर एंड डॉटर लव, मदर एंड सन लव, क्या इसमें हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है? तो वी आर नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। हो सकता है कि इनिशियली मेंशन ना हो, लेकिन कंसिडरेशन में क्या है, कैसे है, ये सब चीजें हमें पता होती हैं। अब क्या वो कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर दो ऐसी पार्टीज हैं तो उन्हें पहले से ये पता होना चाहिए कि कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, और वो अपनी इच्छा से दोनों पार्टीज आई हो, यहाँ पे कोई अनडू इन्फ्लुएंस या कोई फ्रॉड ना हो। डन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो कह रहा है कि हो सकता है कि फॉर्मेलिटीज ऐसी हो, लेकिन बाद में हमें ये पता चले कि राइटिंग में था तो फिर ठीक है, और अगर राइटिंग में नहीं है तो फिर इसका मतलब हम दोबारा से दोनों पार्टीज को बैठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपको ये चीज नोन है कि कंसिडरेशन था या कंसिडरेशन नहीं था। डन। अब इन्होंने यहाँ पे एक रियल एग्जाम्पल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि एक कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। ठीक, देखिए वैसे कोई इतना कठिन एग्जाम्पल पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम जाएं, ये हमारे इंडिया का भी एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल श्रीलंका का है। ये आपकी एमसी कुच्चल की बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड भी एग्जाम्पल है। लेकिन अगर एक लेमन लैंग्वेज में भी समझना चाहें तो जैसे अभी हमने मैरिज का समझा, मदर और सन का समझा, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होते हैं। ठीक, तो हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या कंडीशंस होती हैं वो तीनों कंडीशंस अभी हमने यहाँ पे स्टडी करी हुई है। डन। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पार्ट है जो इसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज फ्री कंसेंट। अब वो कह रहा है कि कंसिडरेशन भी था, आपने ये भी पढ़ लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी क्या है आपने ये भी पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? अब हमें ये डिस्कस करना है कि फ्री कंसेंट क्या है, क्योंकि अभी हमने जैसे पीछे भी देखा कि हमने कहा कि हाँ ये तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार को दो लोग आपस में कंसिडरेशन के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट में हैं, लेकिन हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो दो लोग बिना उसके कंसिडरेशन में हैं ये कोई कोर्जन नहीं है, ये कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। अगर हमें ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फ्री कंसेंट के सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्री कंसेंट एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये हमने यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 में भी डिस्कस करा है। वहां पे हमने एक चीज और डिस्कस करी थी, इच्छा और स्वेच्छा। मैं अपने पूरे होशावास में और अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूँ। एक है कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या मैं मर्जी से कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि मेरी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरे फादर का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मेरी कंडीशंस ऐसी हो, लेकिन फ्री कंसेंट का मतलब होता है पूरे होशो हवास में और अपनी स्व इच्छा से
मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, मुझ पे किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। अब इस तरह की चीज़ों को फ्री कंसेंट में हम ले जाएंगे। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कंसेंट और फ्री कंसेंट में क्या डिफरेंस है। फिर हम इसमें देखेंगे इसमें कितने प्रकार के फ्री कंसेंट्स होते हैं, और फिर हम डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे कि जहाँ पे अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। डन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ द कंसेंट। डन। अब डेफिनेशन है हमारी ये कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमको ये समझाता है कि जब दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाती है। वॉलेंट्री, वो अपने स्वेच्छा से आते हैं, उनमें कोई भी कोअर्जन या कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। डन। अब एडिशनली वो क्या क्या आपको बता रहा है कि दोनों पार्टीज की कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए। और ये जो सेम एग्जाम्पल है ये एक बार हमने पहले भी डिस्कस करा है कि आपने किसी से सब कुछ करवा लिया लेकिन बाद में ये पता चला कि उस समय उसने ड्रिंक करी हुई थी, वो इस हालत में ही नहीं था कि वो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाता। तो अब ऐसी कंडीशन में उसकी इच्छा नहीं थी, आपने उसके साथ क्या करा? आपने उसके साथ या तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रखा होगा, या आपने उसके साथ अनडू इन्फ्लुएंस करा होगा, या फिर आपने उसके साथ जानबूझ के ये चालाकी करी होगी जिसे हम फ्रॉड कह सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि ड्रग्स और अल्कोहल अगर किसी ने लिया है तो वो उस समय पार्टी कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के क्या है, बियॉन्ड है, वो उसके अंदर शामिल नहीं होगी। ठीक। फिर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या माइनर अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? आंसर है नहीं। जिस भी बच्चे की एज बिलो 18 है वो फ्री कंसेंट अगर है भी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कानूनी उम्र 18 या 18 से ऊपर ही है। तो अगर वो बच्चा इस एज से कम का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। कुछ कारण हो सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि उसका कोई अब केयर टेकर ही ना हो तो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होगी उसके पास, या उसका कोई केयर टेकर होगा। दूसरा केस हो सकता है कि मान लीजिए आपकी कोई अपनी कंपनी है, अभी फादर नहीं है, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो जो लोग अभी कंपनी की केयर टेक कर रहे हैं फिर 18 के बाद आप कंपनी में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, सिट करने लगेंगे, डिसीजंस लेने लगेंगे और अपने राइट्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बिना गार्जियन के अगर आप 18 से छोटे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। तीसरी बात वो क्या कह रहा है कि अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड होने का मतलब है कि अभी हम फिजिकली फिट नहीं है, अभी हम मेंटली फिट नहीं है। अनसाउंड माइंड देखिए, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है या कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है। अनसाउंड माइंड का उम्र से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान 23 साल का हो लेकिन वो मेंटली फिट ना हो, वो ऐसी दवाइयाँ खाते खाता हो गया हो या वो बाय बर्थ ऐसा हो। तो अगर बच्चा या इंसान मेंटली फिट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि कंसेंट सबकी होनी चाहिए, एक फेयरनेस होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि हम सब जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो हमारा जो भी रिलेशन है वो लीगल है, वो म्यूचुअल है और हम सबके हित में है, दैट इज फेवरेबल टू ऑल एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो देयर मस्ट बी टू कंडीशंस। कौन कौन सी? फेवरेबल टू ऑल एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर ये दो कंडीशंस हैं तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। अब इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये कहा है फ्री कंसेंट क्या है। तो इन्होंने एक एक एग्जाम्पल भी कोट करे हैं। कोर्जन, ए ने मारा, फिजिकली हार्म पहुंचाया बी को और बी से कहा कि साइन करो और अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचो कम दामों पे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? टेक 1 मिनट एंड थिंक। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी को मारा गया, बी को हार्म पहुंचाया गया। क्वेश्चन खुद ही देखिए कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। ये जो थ्रेटन वर्ड का बेटा इस्तेमाल करा गया है जिससे उसे फिजिकल हार्म हुआ है। ठीक है, तो थ्रेटन वर्ड है मतलब चोट पहुंचाई गई है, नुकसान पहुंचाया गया है।
तो ये किसका केस है? कोअर्जन का केस है। ठीक, अनडू इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इफ सी अ ट्रस्टेड एडवाइजर, सी क्या है? एक ट्रस्टेड एडवाइजर है, pursued D to enter into the contract for the sale of D business at significantly undervalued price, मतलब वो कीमत अभी कम है या फिर अभी सही से आकी नहीं गई है। B कंसेंट में डिपेंड ऑन द इन्फ्लुएंस बाय C। अब D हाँ बोलेगा या D ना बोलेगा, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? C पे, क्योंकि C ही उसका क्या है? ट्रस्टेड एडवाइजर है। अब डी हो सकता है सी पे ज्यादा जोर डाले, या हो सकता है वो उसके लिए हाँ कह दे, या वो हो सकता है उसके लिए मना कर दे। तो ये किसका केस है? दैट इज अ केस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस, क्योंकि सी की तो कोई इच्छा अपनी अभी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब तक वो उनसे एडवाइस नहीं ले लेगा तब तक वो आगे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, सपोज ई ने सेल कर दिया घर एफ का झूठ मूठ से, बिना किसी को बताए, और कोई भी ऐसी बात किसी को बताने भी नहीं दी, और उसका जो सेल और परचेज था उसका सारा डेटा मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द परचेज ऑफ द हाउस ऐसा दिखाया कि अभी उसे कुछ पता ही नहीं है और घर यहाँ बिक भी गया। तो क्या हुआ? ई ने गलत तरीके से इसका घर बेच लिया, तो ये इसने इसके साथ क्या करा है? फ्रॉड करा है। थर्ड, जी ने कार को सेल करा, किसको सेल करा? एच को। ये कहा बहुत अच्छा माइलेज है और बहुत अच्छी चलती है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि उसका माइलेज तो बहुत ही खराब था। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब ये है कि मान लीजिए दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और फिर इन्हें बाद में पता चला कि वो तो बंदा इस लायक था ही नहीं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सके। तो मिस्टेक बहुत रीजन से हो सकती है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट मिस्टेक हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में गए हो और आपको पता ही ना हो कि उस कंट्री में ये चीज मिस्टेक में आती है। इसका एक रियल एग्जाम्पल भी है। आप अगर अमेरिकन में जाएंगे तो वहाँ अगर बेबी बॉय होता है तो उसे पिंक कलर नहीं पहनाते, एंड द वाइस वर्सा। बेबी गर्ल होती है तो उसे ब्लू कलर नहीं पहनाते। मान लीजिए कोई इंडियन पेरेंट है और उन्होंने फर्स्ट टाइम पेरेंटहुड वहीं जाके ऑप्ट करा है, तो अब इंडिया में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब उन्होंने हॉस्पिटल से पहली बार अपने बच्चे को बाहर लिया अपने हाथों में और उन्होंने सुंदर सा उसे एक स्काई ब्लू कलर का स्वेटर पहना दिया। अब वहाँ के हिसाब से तो गलती है, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये कोई गलती नहीं है। तो मिस्टेक में ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि जेन्युइन मिस्टेक हो, पर इसमें क्वेश्चन ये है कि बताएगा कौन कि ये मिस्टेक है या फिर ये फ्रॉड हो। हमें तो नहीं पता, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि दैट यू आर अबव 18 और आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। इसका एक जेन्युइन एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस करा है। अगर हम यही मानते कि छोटी उम्र में हर चीज़ मिस्टेक है तो छोटे बच्चों की जेल तो होती ही नहीं। छोटे बच्चों को हर गलत काम के लिए माफ़ कर दिया जाता, या फिर उन्हें कोई ऐसा ही पनिशमेंट दे दिया जाता जिसमें बेलमेंट तो एटलीस्ट नहीं था। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि छोटे बच्चों की जेल खुद में एक एग्जाम्पल है कि मिस्टेक अलग है और फ्रॉड अलग है और क्राइम अलग है। तो मिस्टेक है तो ये जज करना बहुत मुश्किल है, या ये हम प्रूफ कर पाए अगर हम अबव 18 है कि हमसे गलती ही हुई है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है कि आपने कोई एक्ट करा हो उसमें फ्री कंसेंट हो, लेकिन बाय मिस्टेक ही आपको ऐसा पता चला हो। डन। लेकिन कोशिश करिए कि ये वाला पार्ट भी आपसे ना हो, क्योंकि जितने बच्चे भी अब इस समय ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सब अबव 18 है। तो ये अबव 18 होने के बाद ये अगर हमें प्रूफ करना पड़ जाए कि हमसे मिस्टेक है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोर्जन हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। वो ये कह रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी फ्री कंसेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो हमें नहीं पता कि दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ और इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पॉइंट नंबर 1, हमें ये भी नहीं पता दैट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट या दैट इज अ म्यूचुअल प्रॉमिस और दैट इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। हमें कुछ भी नहीं पता। फ्री कंसेंट तो होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है बेसिक सी कि कैसे जाने कि दोनों का बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं।
इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में ही आपके चाचा जी आपको एक अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं। ये बात हो गई, पर मीन टाइम चाचा जी की डेथ हो गई। अब चाची ने डिनाई कर दिया। चाची ने आपको कचहरी तक तो ले गई, रजिस्ट्रार ऑफिस तक तो ले गई, पर वहां पहुंच के चाची ने कहा नहीं, बात तो हुई थी पर जब चाचा थे तब हुई थी। अब क्या होगा इस केस में? अब इस केस में ये समझ में आएगा कि आपने चाची के साथ कोर्जन करा है, आपने चाची के साथ अंडू इन्फ्लुएंस करा है। फ्री कंसेंट जैसा तो कुछ लग नहीं रहा, लेकिन हो सकता है जब चाचा जी जिंदा होते तब बात अलग होती और चाचा जी खुद ही क्या करते, अपनी स्वेच्छा से आपको वो जमीन या वो घर दे देते। तो फ्री कंसेंट जरूरी है या नहीं? इसका आंसर है कि ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हम ये नहीं मान सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, ये कह रहा है कि इसकी डेफिनेशन बताइए, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या लिखी हुई है। तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट ना करे। अगर ऐसा है तो हमें ये समझ में आएगा कि एक पार्टी ने दूसरी एडवांटेज की अनफेयर एडवांटेज ली है। ये देखिए, अनफेयर एडवांटेज कि उसके साथ क्या करा है, उसका कुछ गलत करके अपना फायदा करने की कोशिश करी है। थर्ड पॉइंट, व्हेन द ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज अपीयर अनकॉन्शियसली, हमें नहीं पता कि पूरी तरह से सब कुछ सही भी है या नहीं, दिमाग में कहीं भी एक बात है कि यार हो सकता है कि ट्रांजैक्शन जो दोनों पार्टीज में हुए हैं वो अपनी अपनी इच्छा से ना हुए हों। ठीक, अब वो कह रहा है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस फ्री कंसेंट में रखी जाएगी? बिल्कुल रखी जाएगी, क्योंकि अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रखेंगे तो फ्री कंसेंट तो खत्म ही हो गया। तो फ्री कंसेंट जज करने के लिए हमें पांचों चीजों को एक ही साथ दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन पांचों चीजों से क्या हो, डिबार्ड हो, परे हो, उसमें इसमें से कोई भी पार्ट अवेलेबल होना नहीं चाहिए। ठीक, फ्रॉड, फ्रॉड में क्या है कि हमें ये पता है कि हमने सामने वाले को चीट करा है। We knew it from the starting that we are doing something wrong with the next party. We had an intention to cheat the other party. So fraud is a very clear example of intention of cheating. तो fraud तो अगर आपका पिन हो जाता तो वहां पे एक्सक्यूज का तो कोई चांस है ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अ मिस्टेक। मिस्टेक में कुड भी हो सकता है एक चांस हो कि आपकी इंटेंशन ना हो सकता है आपकी इंटेंशन सही हो, लेकिन फ्रॉड में तो इंटेंशन ही क्या है, गलत है, इंटेंशन टू चीट है। क्लियर? अब वो कह रहा है कि ये बताइए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सी क्या डेफिनेशन है। तो उन्होंने लिख के दी है कि यहाँ पे जो भी कुछ है वो अभी सही से सामने नहीं आया है, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो दिखाए गए हैं वो तो है नहीं, जो भी प्रॉमिस करा गया है उसकी इंटेंशन वैसी तो नहीं है जैसी दिखती है, और एंड द लास्ट कि जो भी हमारे सामने है उसको अभी हम सही नहीं मान पा रहे हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मिसरिप्रेजेंटेशन दो चीजों से हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय फैक्ट्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बाय फिगर्स। मिसरिप्रेजेंटेशन बाय फैक्ट्स कैसे होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड क्या समझ में आया कि जो व्यक्ति आपको बेचने आया था वो काला ताजमहल बेच रहा था। उसके दिमाग में क्या था कि आई एम हेयर टू सेल यू दी ब्लैक ताजमहल। लेकिन हम सबको क्या लगता है ताजमहल की बात सुनते ही कि एक बड़ा सा मोन्यूमेंट होगा, वाइट कलर का होगा, मार्बल्स होंगे। उसने हमसे कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उसने हमसे ये नहीं बताया कि वो ब्लैक ताजमहल की बात कर रहा था या फिर वो वाइट ताजमहल के टॉपिक को डिस्कस करना चाहता था। तो मिस रिप्रेजेंटेशन ये किसका हुआ बेटा? फैक्ट्स का हुआ। नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय फिगर्स, फॉर एन एग्जांपल किंगफिशर ने करा, तो किंगफिशर इज ऑलरेडी हैविंग अ एनपीए, दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब किंगफिशर ने क्या करा, बहुत टाइम तक अपनी लग्जूरियस लाइफ क्या करते रहे, मीडिया के सामने लाते रहे। नाउ एवरीबडी इज थिंकिंग दैट दे आर हैविंग अ गुड डिविडेंड कंपनी, दे आर हैविंग अ गुड प्रॉफिट, लुक एट द अथॉरिटीज, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ्स। हमको ये बाद में समझ में आया विद द हेल्प ऑफ न्यूज रिपोर्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ पब्लिश डेटा दैट दिस कंपनी इज टोटली इन
लॉस। उन्होंने क्या गेम प्ले करा, उन्होंने गेम प्ले करा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिगर्स। डन। तो ये दो तरीके से हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिगर्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ हमारे साथ ऐसा ना हो। हम तीसरा टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द नेग्लिजेंस। वो लिखा भी हुआ है वहां पे उन्होंने कि नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमने उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। कब होता है आपके साथ? whenever you are going to sign the insurance policy, there are n number of disclaimers, बहुत सारी चीजों के आगे asterisk signs लगे होते हैं। have you ever read them? no, nobody has read them. you have bought a new phone, आप क्या करते हैं? टिक टिक टिक, अलाउ अलाउ अलाउ, बिफोर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ ऐप और बिफोर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट यू डू, आप हर चीज को क्या करते हैं? टिक 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 टिक। वो आपसे पूछते हैं कि क्या हम आपका सारा डेटा यूज कर लें, आप नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज अ n नंबर ऑफ पेजेस, इट्स कंटेन अराउंड 10 नंबर पेजेस। हम नहीं पढ़ते हैं, हमको तो अपना नया फोन स्टार्ट करना है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज नेग्लिक्टेंस, हमारी गलती है, हमने नेग्लेक्ट करा है। तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ना ही वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो, ना ही वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर हो। मैंने ही अपने साथ ऐसा कर दिया है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आई हैव नॉट रेड द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। डन। Now moving towards the next part, that is mistake. Now what is mistake? Mistake can be a misunderstanding or the belief about the material facts and figure. Mistake क्या है? Mistake एक misunderstanding है। Mistake fraud नहीं है। Fraud आपने intention से करा था, fraud में आपकी नीयत खराब थी कि there must be benefit only of mine, लेकिन मिस्टेक में देयर मस्ट बी अ वन चांस कि आपसे गलती हो गई है। इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि लॉ की निगाहों में आप बच जाएं, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क रहता है दैट यू आर अबव 18, हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। आप 18 साल से ऊपर हैं और आपसे गलती हो कैसे गई? तो दैट इज अदर कॉमन सेंस। लेकिन कानून की निगाह में मिस्टेक भी एक कॉन्सेप्ट है। मिस्टेक में ये क्या माना जाता है कि गलती हो गई है, हम ये मानते हैं कि हमने कोई चीज गलत भी प्रेजेंट आपके सामने कर दी है। अब वो क्या कह रहा है? म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है, यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकती है और बाइलेटरल मिस्टेक भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज द म्यूचुअल मिस्टेक? म्यूचुअल मिस्टेक का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ही जो कंडीशंस थी वो क्या थी? गलत थी। फॉर एन एग्जाम्पल, two students enter into the contract and they want to buy a Taj Mahal. Both are above 18, both are having a sound mind, both can give a consideration, both can go to the government authorities, but the object is what? Object is wrong. You cannot buy or sell a Taj Mahal, or you cannot buy or sell a public property. It could be the second example also. For an example, you want a house in front of the park. Now the park is a government property. आप गए, आपने पार्क में एक छोटी सी सुंदर सी झोपड़ी बनाई, उसमें खेलने लगे, वहां पे अपना एक टी स्टॉल लगा लिया। ये क्या है? दिस इज अनऑथराइज्ड, दिस इज अनऑथराइज्ड, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल मिस्टेक इज व्हाट? म्यूचुअल मिस्टेक मीन्स द इनिशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? इनिशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रॉन्ग। नाउ यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ध्यान देखिए, the spelling itself says UNI. Uni means one. Okay? तो जहां पे एक पार्टी मिस्टेक करती है, where one party enter into the fact or the mistake of figures, this is known as unilateral mistake. किसकी गलती है? किसकी गलती है? Again I am repeating, one party. Bilateral, फिर से स्पेलिंग खुद से हमको बता रही है, बाई। बाइलेटरल, कितनी गलतियां हैं? दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। स्टार्टिंग से होगी तो म्यूचुअल मिस्टेक में चला जाएगा, एंड पे जाके होगी तो बाइलेटरल में चला जाएगा। स्टार्टिंग से है तो भी बाइलेटरल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके हो गई है तो भी बाइलेटरल में चला जाएगा। तो अगर इनिशियल है तो म्यूचुअल, एक ही गलत है, बार बार कितने लोग गलत हैं? एक ही गलत है। यूनिलेटरल, दोनों लोग गलतियां कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी गलतियां हो रही हैं, क्या कहेंगे हम इसको? बाइलेटरल मिस्टेक कहेंगे। डन। नाउ कमिंग टू द बेसिक कीवर्ड्स, फट से रिवाइज कर लेते हैं। इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फ्री कंसेंट, इच्छा,
स्वेच्छा क्या क्या होती हैं? कोअर्जन, हम किसी को मार के, पीट के, थ्रेटन करके उससे कोई काम नहीं करा सकते। मिसरिप्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस राइट नाउ, चेंजिंग द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, हमने बातों को कुछ ऐसा रखा कि सामने वाले को सिर्फ हमारी चीजें ही अच्छी लगी और वो हमारे साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट में एंटर हो गया। वी हैव चेंज्ड द फैक्ट्स एंड द फिगर्स। अनडू इन्फ्लुएंस, वी हैव इन्फ्लुएंस समवन, वी हैव दिस पावर टू इन्फ्लुएंस समवन कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए और एनी हाउ वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। एट द एंड हमने इनमें क्या देखा था कि यहाँ पे एक ही पार्टी का बेनिफिट हो रहा है, ऑलवेज ओनली वन पार्टी इज गेटिंग द बेनिफिट, सेकेंड पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल कोट करा था पीछे लास्ट स्लाइड्स में कि हमने किसी को ड्रिंक करवा दिखा था, कोई व्यक्ति ड्रग्स लिए हुए था, हमने उससे पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स थे? ये सारे एग्जाम्पल्स थे अनडू इन्फ्लुएंस के। नेक्स्ट मिस्टेक, मिस्टेक में अभी हमने डिस्कस करा बायलैटरल मिस्टेक, म्यूचुअल मिस्टेक एंड द यूनिलैटरल मिस्टेक। शुरू से ही हम गलती कर रहे हैं, कोई एक ही इंसान गलती कर रहा है या फिर दोनों ही लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। डन। नाउ द लास्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होती है? जहां पे मेरी इंटेंशन होती है कि मैं आपको चीट करूं। जब मेरी इंटेंशन ही गलत है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के इनिशियल्स में चलते हैं, क्या कहता है वो? म्यूचुअल कंसीडरेशन, म्यूचुअल प्रॉमिस, म्यूचुअल एग्रीमेंट। कितनों का बेनिफिट होना था? दोनों का। किसका बेनिफिट हुआ? एक का, क्योंकि आपकी तो इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन टू चीट। हो सकता है इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें फुलफिल हो, लेकिन बाद में समझ में आए कि इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या थी? आपको चीट करने की थी, आपसे साथ कुछ भी अच्छे से शेयर करने की तो इंटेंशन मेरी कभी थी ही नहीं। नाउ अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? आपको पूरा आंसर लिखना है। कंसेंट इज व्हाट? इच्छा, एंड द फ्री कंसेंट इज स्वेच्छा। देन द फीचर्स ऑफ फ्री कंसेंट, any consent or contract that is free from all these things. ओके जहां पे ये सारी चीजों से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? फ्री होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अ फीचर्स ऑफ फ्री कंसेंट। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड फ्रॉड। मिस्टेक में देयर इज अ चांस कि आपसे गलती हो गई है, योर इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग। फ्रॉड में इंटेंशन इज रॉन्ग, the intention is to cheat. Done? Clear? Now these are the few assignment. You can do it by yourself or you can do it with the help of books. There are 2 books, that is MC Kuchal and PC Tulsian. This chapter number 5 from MC Kuchal and PC Tulsian. Thank you so much.